जय 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 ओम। ओम जय ओम। जय 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 ओम। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमने तुम्हारे सारे दोष दूर करवाए। अब जाओ और अपने मन को शुद्ध रखो। आज से ठीक 7 दिन बाद पूर्णिमा है। गर्भधारण के लिए उचित समय, उसके ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी गोद भर जाएगी। हमारा आशीर्वाद है। ओम जय ओम। जय जय ओम। बाबा मुकुंद, रोम रोम तक छल कपट में डूबा एक ढोंगी बाबा, पर फिर भी लोग उसके झांसे में आते रहे। एक गांव में पकड़ा जाता तो वो जमानत मिलते ही दूसरे गांव के मासूम लोगों को अपना निशाना बना लेता। ऐसे ही उसकी एक शिकार बनी 9 साल की स्मृति वेंकटेश। अभी थोड़े टाइम के लिए आ जाना स्मृति। आऊंगी पर शाम को, क्योंकि हमारा मुझे काम भी दिया करने को, तो वो खत्म कर जाऊंगी। जाकर प्रियानी के साथ खेलूं? तेरा स्कूल का होमवर्क पूरा हो गया ना? आज तो होमवर्क मिला ही नहीं। अगर तू झूठ बोल रही है तो फिर सोच लेना। सच्ची कुछ भी होमवर्क नहीं मिला। ठीक है, भेज जा। स्मृति, अनंत, सूर्या। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या हम स्मृति को कल छोड़ आए? हाँ ठीक है। कहाँ अप्पा? तुम्हारे अज्जी के घर। पर क्यों अम्मा? वहाँ अज्जी तुम्हारी ठीक से देखभाल करेगी बेटा। वहाँ अच्छा स्कूल भी है। पर अप्पा ये स्कूल भी तो अच्छा ही है ना। और मेरी दोस्त प्रियानी वो भी यहीं पर रहती है। स्मृति, हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। स्मृति अब कभी वापस नहीं आएगी? वो मुझे नहीं पता।
लेकिन अब वो वहीं पर स्कूल जाएगी। लेकिन स्मृति ने पहले कभी नहीं बताया। उसे भी कहाँ पता था, हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आज ही अम्मा अप्पा उसे ले गए। स्मृति, स्मृति तू कब आई? मैं कल ही वापस आई। मुझे तेरी बहुत याद आई। ना पढ़ाई करने में कोई साथ था, ना खेलने कूदने में। अब तो तू यही रहेगी ना? पता नहीं। तू अपने अम्मा पापा से बोलना कि तुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। हम रोज दोपहर को खेला करेंगे। आज शाम को तू खेलने को आएगी ना? पता नहीं, देखती हूँ। पर पहले घर का काम तो खत्म कर लूँ। जा तेरी बात, जल्दी जाना। खाना स्मृति, तू इतने चुप चुप से क्यों हो गई है? नहीं तो तुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं, मुझे तेरे साथ सूर्य और अनंत के साथ ही रहना अच्छा लगता है। फिर क्यों जा रही है? मुझे भी वापस नहीं जाना। अम्मा, हाँ मुझे यहीं पर रहना है। देखेंगे। मुझे वापस नहीं जाना। स्मृति, तुम्हारे अप्पा बताएंगे कि तुम्हें क्या करना। कृतिका, स्मृति, अनंत, सूर्या। क्या मैं यहीं पर रह सकती हूँ? मुझे अनंत, सूर्या और प्रियानी की बहुत याद आती है। 2 महीने बाद मई 2013 में स्मृति फिर से अपनी नानी के यहाँ चली गई। स्मृति की दोस्त प्रियानी को बहुत दुख हुआ और वो फिर से उदास हो गई। हाँ प्रियानी। स्मृति क्या दोबारा से चली गई? हाँ प्रियानी। पर वो क्या इधर नहीं रह सकती? नहीं, वो अपने अज्जी के घर अच्छे से रह रही है। अद्भुत चमत्कार आपको धन्य कर देगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। 24 तारीख को बाबा का दर्शन करने जरूर आना। जय बाबा।
ये पर्चा आप तुम्हें नहीं बात। देखिए आप बाबा का अपमान कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, आप चाहे तो मैं हर क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये पर्चे बांटना संभव नहीं। लोकल अथॉरिटीज़ को अगर पता चला तो बहुत मुसीबत होती है। तो ठीक है, हर रोज हर क्लास में इनके बारे में बताएं। जी मैं ज़रूर बताऊंगा। जय 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 जय। बाबा बाबा आपके चमत्कार की बहुत चर्चा हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम इस होने वाले चमत्कार का लोकल चैनल पर भी विज्ञापन करवाएं? आसपास के गांव वालों को भी पता चल जाएगा। और केबल वाला भी आपका बहुत बड़ा भक्त है। करो बाला, करो। जितने अधिक लोगों का कल्याण हो उतना ही अच्छा है। बाबा मुकुंद महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हवन की अग्नि प्रज्वलित करें। एक जीवित कन्या स्वयं हवन को अजय ठीक है। आप बाबा गांव में चमत्कार करने वाले हैं। वो एक लड़की को हवन में डालने के बाद उसे फिर से जीवित करेंगे। ये पागलपने पे तुझे विश्वास है? बाबा के पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है। एक मिनट, ये देखिए, पूरे गांव का फायदा होगा इससे। ऐसा लगता था कि बाबा के इस नए चमत्कारी हथकंडे के झांसे में पूरा बेलगातुंड गांव आ चुका था। ये पुनः जीवित करने का छलावा आखिर था क्या? ये क्या बकवास? ये बाबा पहले लड़की को हवन में डाल के जलाएगा और फिर से जिंदा कर देगा। सर पूरा गांव ये देखने के लिए उत्सुक है। ऊपर से बाबा टीवी पे ऐड भी चला रहा है। इसका यहाँ आश्रम भी है। इसका मतलब काफी दिनों से एक्टिव है। हो सकता है सर। सर धीरे धीरे इसने गांव वालों का विश्वास हासिल किया और अब बड़े हथकंडों पर उतरा। कुंडली निकालो इसकी, देखें जरा कौन है। सलाम साहब, ये बाबा मुकुंद कोई साल भर से यहाँ पे है। इसका आश्रम भी पहले से यहाँ पर था साहब, और ये अलग अलग गांव में जाके अपने ठिकाने बनाता है साहब। क्या ये पहले भी किसी गांव में पकड़ा गया? कोई बोलेगा नहीं साहब। हाँ, पर कई बार पुलिस हिरासत में लिया गया है और जमानत पे भी छूट के आया है। छूटने के बाद साहब ये गाँव बदल लेते हैं। हाँ साहब, इसका एक बड़ा पक्का चेला है, बालाचंद्रन और बाबा, ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं साहब, और ये बाला ही उसकी सारी प्लानिंग करता है। धन्यवाद साहब। पूज्य बाबा जी अभी ध्यान में है, वो आपसे नहीं मिल सकते। जी कोई बात नहीं, मैंने तो बाबा जी के चमत्कार के बारे में सुना था, तो बस उनको मिलने चला आया। आप दान देना चाहते हैं? जी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा आखिर में क्या चमत्कार करने वाले? क्या बाबा सच में किसी लड़की को हवन कुंड में डालने वाले? बाबा के पास दैवीय शक्तियाँ हैं। बाबा स्वयं देवता स्वरूप है। वो किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी लड़की है जिसके साथ बाबा ये चमत्कार करने वाले? देखिए, बाबा के बहुत सारे भक्त हैं। जो लड़की बाबा के प्रति सबसे ज्यादा आस्था रखेगी, बाबा उसी को अपना वरदान दे देंगे। लड़की को जिंदा करेगा? लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है। मुझे भी लगता है सर। आश्रम में लड़कियां हो सकती हैं, बाबा को कोई और चक्कर नहीं हो सकता है सर। हमें तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहिए। उस बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। वैसे भी वो जो कुछ कर रहा है वो कानूनन अपराध है, जुर्म। लेट्स गो।
आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। तो तुम बाबा की जासूसी करने आए थे? आप लोग जो ये चमत्कार कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, जुर्म है। ये आप लोगों की समस्या क्या है और ये आप बाबा के ऊपर कौन सा आरोप लगा रहे हैं? मृत को जिंदा करना और ये चमत्कार लोगों को बताना ये एक अपराध है। बेटा, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। इन लोगों की मुझ में आस्था है, मुझ में जो भी शक्तियां हैं उनकी अभी सही जानकारी नहीं है तुम्हें। बाबा, अब लोगों को धोखा देना बंद करो। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वारंट है तुम्हारे नाम। लोगों में अंधविश्वास फैलाने के लिए और ऐसे चमत्कार का वादा करने के लिए जो कि अपराध है। अरेस्ट हिम। ये बाबा के ऊपर एक हमला है, उनका अपमान है और ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। आप लोग हमें गोली चलाने के लिए मजबूर ना करें। नहीं करेंगे हम साहब। एक मिनट, गोली चलाने के लिए मजबूर ना करें। देखिए, आप लोग बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बेटा, तुम लोग मुझसे दूर ही रहो, उतना ही अच्छा है, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे स्पर्श करते ही तुम सब भस्म हो जाओगे बेटा। पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! अगर आप लोगों का ये सब इसी तरह से चलता रहा तो हमें और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। लेके चलो। कम ऑन। न्याय कर रहे हैं। अंदर फटाफट फटाफट जल्दी अंदर चलो। आप लोग सामने से हट जाइए वरना मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। चलो। ये लोग पुलिस स्टेशन आके बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। पास के गांव से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। आप लोग हमारे साथ ऐसा करके और पाप कर रहे हैं। 24 तारीख को आइए और चमत्कार देखिए। उसका तो पता नहीं बाबा, फिलहाल तुम पुलिस स्टेशन चलो, हमारा चमत्कार देखो। बोल। बेटा, अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, किसी ने तुम्हें गलत दिशा में भटका दिया है। कहाँ है वो लड़की जिस पे चमत्कार करने वाला था? बेटा, मैंने कहा ना। बाबा, ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप बता दे वो लड़की कौन है और कहाँ है। अच्छी तरह बताया तो ढोंगी है। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग पाप लगेगा। दे रहा हूं तुझे, सच बोल वरना तेरे लिए नरक नहीं बना दूंगा। पटावे से वो स्टेशन आए थे। कौन थी वो लड़की जिसके साथ बाबा ये चमत्कारी ढोंग करने वाला था? क्या वो लड़की आश्रम में ही थी या वो लड़की कहीं और से आने वाली थी? सर, आश्रम में कोई लड़कियां नहीं है। बाबा ने कहीं छुपा के रखी होगी। तेरा बाबा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तेरी भी हवा टाइट होगी। अब सच सच बता दे, सारा ढोंग क्या है? कोई ढोंग नहीं है साहब। उल्लू समझ रखा हम लोगों को, हाँ? तेरा बाबा के सच में मुर्दों को जिंदा कर देगा? सच सच बता, कहाँ है वो लड़की जिसको हवन के अंदर डालने का प्लान किया तुम लोगों ने? कौन सी लड़की साहब? ये बाबा के भक्त। रॉड लाओ। नहीं साहब, नहीं साहब। बताता हूँ साहब। हवन के पास एक चिता है साहब, लकड़ियों के ढेर के नीचे से साहब सुरंग खोदी गई है। वो सुरंग कहाँ जाती है? एक कमरे में
वहां से पलंग के नीचे से एक रास्ता निकलता है बाबा के कमरे की ओर। वो सीढ़ियां बाबा के कमरे तक ले जाती हैं। लगता है ये वही लड़कियां जिन्हें बाबा अपने ढोंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था। देखो, उठ जाओ सब। अब जाकर समझ में आया सर, इस बाबा का चमत्कार क्या है। इन बच्चों को सुरंग के जरिए निकालकर फिर उन्हें ही जिंदा दिखाता है ये। इन लड़कियों की हालत काफी खराब है। मैंने हॉस्पिटल लेगा, चेकअप कराना होगा। जी सर। लोगों को पाप लगेगा। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग मुझे? मैं तुम सबको श्राप दूंगा, तुम सब लोग नरक में जाओगे। ऊपर ईश्वर बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। ये फ्रॉड बाबा, चुप। तेरी पोल खुल चुकी है। अब मुझे ये बता कि तू जो करतब करने वाला था वो कैसे करने वाला था? और ये तीनों लड़कियां कौन हैं? वो मेरी भक्त हैं, मेरी पूजा करती हैं। तेरी तरह नहीं है। मैं तुझे श्राप दूंगा, श्राप। पहले तू मेरा तो इंस्टेंट श्राप ले ले। कृपा करके बाबा पे हाथ मत उठाइए, अनर्थ हो जाएगा। मत उठाइए। बताएगा? बताएगा? बताता हूँ, बताता हूँ। बता। मैं हवन करने वाला था। जय ओम, जय 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 ओम। एक लड़की को लकड़ियों पर लिटाकर फिर उसके ऊपर से चिता बनाने वाले थे। जय 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 ओम। जय जय ओम। ओम जय ओम, जय 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 ओम। ओम जय ओम, जय ओम, जय 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 ओम। ओम जय ओम, जय ओम। वो लड़की नीचे से निकल जाती। ऐसा करने के लिए हमने उसे पहले से सिखा रखा है। फिर वो सुरंग के रास्ते मेरे कमरे में चली जाती।
फिर भी चलता रहता। जय 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 ओम, जय 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 ओम। बाला मेरे कमरे में चला जाता और लड़की के चेहरे और बदन पर कालिक लगा देता ताकि लगता कि लड़की चल गई है और दोबारा से जिंदा हो गई है। रात को कई बार इसका अभ्यास भी किया है मेरे भक्तों के साथ जो जनता के बीच रहने वाले थे। बहुत बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा। इन दोनों का अच्छे से बयान ले लो और अगर बयान ना दे तो डंडे का इस्तेमाल करो। सर ये स्मृति वेंकटेशन है, ये श्रीजा है और ये पद्मा। सब ठीक है, कोई चोट वगैरह का निशान नहीं है, पर काफी वीक है। लगता है काफी दिनों से इन्हें कुछ खिलाया नहीं है। इनसे बात हो सकती है? जानना चाह रहा था ये लोग वहां पहुंचे कैसे। अब कल बात कर लीजिए, आज इनकी हालत उस लायक नहीं है, बहुत घबराए और थके हुए। कहाँ पढ़ते आप लोग? मैं देव प्रभुशाला में पढ़ती थी। मैं भी वहीं पढ़ती थी। और स्मृति तुम कहाँ पढ़ती थी बेटा? मैं रगवाड़ा गांव की रहने वाली हूँ। बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँची? क्या हम स्मृति को कल छोड़ आए? ठीक है। मेरे पापा ने मुझे यहाँ छोड़ा, मुझे वापस अपने घर जाना, अपने अम्मा पापा और भाइयों के पास। श्रीजा और पद्मा को उनके माँ बाप ने इस स्कूल में भेजा था सर। जिस स्कूल को वो ढोंगी बाबा फंड करता है। लेकिन स्मृति के माँ बाप ने उसे खुद बाबा के आश्रम में क्यों छोड़ दिया? पापा, 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 घर में पुलिस आई है। वो लोग आपको और अम्मा को घर पे बुला रहे हैं। क्या हुआ साहब? स्मृति तुम्हारी बेटी? जी साहब। वो हमें एक फर्जी बाबा के आश्रम में मिली। उसको लेके कोई झूठा चमत्कार करने वाला था। वो उससे उसकी जान को खतरा था। यो देवरे, वो वहाँ कैसे पहुँच गई साहब? तो तुम्हें नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँची? नहीं साहब। हाँ, तुमने तो उसको उसकी नानी के यहाँ भेजा। जी साहब। यही कहानी बनाई हुई है तुम लोगों ने। सब लोगों को ये बोल के बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि स्मृति नानी के यहाँ गई है। नहीं साहब। क्या? कहाँ है स्मृति? क्या हुआ उसे? वो अपने नानी के घर नहीं है? नहीं बेटा, स्मृति के अम्मा पर झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं साहब, हम क्यों झूठ बोलेंगे साहब? तो वो छोटी सी बच्ची झूठ बोल रही है। तुम दोनों ने खुद उसे ढोंगी बाबा को सौंपा था। तुम लोग अब पूरी तरह से धन्य हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तुमने अपना वादा पूरा किया गीतिका। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सूर्य आनंद अम्मा अप्पा। स्मृति के माता पिता उसे देखकर खुश नहीं हुए। आखिर में उन्होंने मान ही लिया कि वो ही स्मृति को ढोंगी बाबा के आश्रम में छोड़कर आए थे। लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? वो सिर्फ 9 साल की थी जब तुम लोगों ने उसे ढोंगी बाबा के आश्रम में छोड़ दिया। ये सोचा भी नहीं कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है आश्रम में। क्यों छोड़ा स्मृति को आश्रम में? साहब, हमें अपना एक वचन पूरा करना था साहब। कौन सा वचन? मैं माँ नहीं बन पा रही थी साहब, तभी मेरी दोस्त ने कहा बाबा से मिलने को, और फिर हम दोनों चले गए नल्लाकोटा गांव बाबा से मिलने। और बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया साहब। एक दोष था जिसके कारण तुम मां नहीं बन पा रही थी। मैंने उस दोष को नष्ट कर दिया है। अब शीघ्र ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। मैं समझ सकता हूं तुम लोग गरीब हो, इसलिए मैं तुमसे दक्षिणा नहीं लूंगा, परंतु तुम लोगों को मुझे एक वचन देना होगा। बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बाबा। जब तुम लोगों को दूसरे संतान की प्राप्ति हो, उसे तुम मुझे दे देना, यही मेरी दक्षिणा होगी। तुमने बाबा को दूसरा बच्चा देने का वादा किया था। इस बात को 12 साल गुजर चुके। तुम्हारे 3 बच्चे हैं। अब स्मृति के साथ ऐसी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर में भक्ति और श्रद्धा रखने के बाद भी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा था साहब। घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा था साहब, बहुत तंगी थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब, इसलिए हम 2 साल पहले फिर से बाबा से मिलने चले गए। तब वो श्रीगतपुरा आए हुए थे। साफ सी बात है, तुम लोगों को कठिनाई तो होनी ही थी। बाबा कृपया हमारी मदद करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाबा के उपाय बताने के बावजूद भी नहीं समझते। बाला, याद है तुम लोगों को, तुमने अपनी दूसरी संतान मुझे देने का वादा किया था। जब तुम लोगों को दूसरे संतान की प्राप्ति हो, उसे तुम मुझे दे देना, यही मेरी दक्षिणा होगी। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि बाबा से किया वादा तोड़कर तुम लोग सुख से रह पाओगे? गीतिका, कितनी संतान हुई तुम्हें? बाबा 3। अपनी दूसरी संतान को बाबा की सेवा में अर्पित किया।
तुम्हारी दूसरी संतान हमारी है। यदि वो तुम्हारे पास रहेगी तो श्राप बन जाएगी, यदि मेरे पास रहेगी तो तुम्हारे लिए सुख समृद्धि का कारण बनेगी। तो अपने सुख के लिए तुम लोगों ने उसे अपनी बेटी दे दी। तुम्हारे पड़ोसी से पूछा हमने, उनसे भी कहा था तुमने कि स्मृति नानी के घर। 6 महीने के बाद जब वो वापस आई तो तुमने उसे फिर से वापस भेज दिया। साहब, जब हम उससे बाबा के पास ले गए श्रीगतपुरा, तो वहाँ किसी बच्चों की संस्था ने छापा मारा था साहब, तो उन्होंने स्मृति को वापस ले जाने को बोला। स्मृति, अब तो तू यही रहेगी ना? हाँ, मुझे यही करना है, मुझे वापस नहीं जाना। फिर बाबा छूटने के बाद वो यहाँ बेलगातुन में आ गए, तब हमने स्मृति को वापस बाबा के पास भेज दिया साहब। अत्ते, हाँ प्रियानी, स्मृति क्या दोबारा से चली गई? हाँ प्रियानी। बाबा धोखेबाज है, ढोंगी है। तुम्हारी बच्ची सिर्फ 9 साल की है। दोबारा अपनी बच्ची के साथ ऐसा मत करना। साहब, अगर हम स्मृति को अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी साहब। देखो, बाबा की सारी बातें बकवास है, झूठी हैं। अपनी बच्ची को अपने साथ रहने दो। तुम लोगों को बहुत याद करती हो, अपने भाई को, अपने दोस्तों को। तुम लोगों के साथ रहना चाहती है, उसे भी बाकी बच्चों की तरह जीने दो। नहीं साहब, हम स्मृति को कभी घर वापस नहीं ले जा सकते साहब। वो आए तो हमारे लिए भला नहीं होगा साहब। हाँ साहब, भगवान का शाप होगा साहब। बाबा बोले कि बहुत बड़ा अभिशाप होगा। नहीं साहब, हम स्मृति को साथ नहीं ले जा सकते साहब। साहब, अब जो सजा देना चाहते हो दे दो साहब, लेकिन हम स्मृति को घर वापस नहीं ले जा सकते। ये पूरा बाबा का और उसके चेले का काला चिट्ठा मिल चुका है। सर, इस बाबा मुकुंद का असली नाम रंगराजन मुकुंद है और इसके चेले का नाम बालचंद्रन है। ये पुराने दोस्त हैं, पहले आवारागर्दी किया करते थे। अब लोगों को ठगने का एक नया तरीका इन लोगों ने ढूंढ निकाला। इतने सारे केसेस चल रहे हैं लोगों के ऊपर, फिर भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। लोग ऐसे ढोंगियों के चक्कर में आ जाते हैं सर, और इसीलिए हमारा देश ऐसे ढोंगियों से भरा पड़ा। चाइल्ड केयर कमेटी को फोन किया? सर, वो कल आ रहे हैं। हमें स्मृति को बताना होगा। स्मृति कहाँ है? वो आई नहीं? एक कमेटी है, चाइल्ड केयर कमेटी, कल सुबह आ रहे हैं तुम्हें लेने। अच्छा लगेगा तुम्हें? पर मेरे अम्मा अप्पा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है, अपने भाइयों के पास जाना है। मैं घर जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, फिलहाल तुम्हें चाइल्ड केयर कमेटी के देखरेख में रहना होगा कुछ दिन, और मैं वादा करता हूँ तुम खुश रहोगे वहाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्यों? मेरे अम्मा अप्पा है ना, वो रखेंगे मेरा ख्याल। मुझे उनके पास ही जाना है।
विश्वास बाबा और उसके चेले पर गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने के लिए आईपीसी की धारा 342 और 10 या उससे अधिक दिनों के लिए गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने के लिए धारा 344, किसी महिला के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए धारा 354B, हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 और किसी के मन में दैवीय प्रकोप का भय पैदा करने के लिए धारा 508, गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए दफा 341, द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो केस सेक्शन 11 और 12 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। स्मृति के साथ बचाए गए बाकी बच्चे उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन स्मृति चाइल्ड कमेटी की देखरेख में है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस मामले ने मीडिया का बहुत ध्यान खींचा था, इसीलिए स्मृति को एक 9 साल की बच्ची को मिलने वाली सारी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई गई। ऐसे ढोगी पाखंडियों की हमारे देश में बिल्कुल कमी नहीं है, न सिर्फ देहात और दूर दराज के इलाकों में, बल्कि ये ढोंगी बड़े बड़े शहरों में भी पाए जाते हैं। चाहे चमत्कार या दूसरी कहानी। राजू, ये तो तुम्हारे बाबूजी का वकील रहे ना अवधेश जी, सब कुशल मंगल तो है ना? अर्जुन भैया, अरे ओ अर्जुन भैया, बड़े हो। अरे यार इतनी मुश्किल से तो आग लगी थी तो आगे चल रहा। अरे हमने वो वकील को देखा, काना नौका अवधेश के बाबूजी फिर खेत निपटाने के चक्कर में तो नहीं है? इतना बौखला कह रहे हो? उनके बेटे ये तमी को मिलाएंगे और किस माई के लाल में दम है जो हमारे हक पे आगे डाले। फिक्र मत करो, बाबूजी हमको बेदखल नहीं कर सकते। सोच समझ कर ये फैसला किया हो ना? बिल्कुल सोच समझ के। लो, वकील साहब भी आ गए। पिंकी, वकील साहब के लिए कुर्सी लाना। प्रणाम मनमोहन जी। प्रणाम वकील बाबू। रेनू को बोल दे चाय रख दे। वसीयत बना दी है, सुना हूँ। मैं मनमोहन चौहान, पुत्र स्वर्गीय दामोदर चौहान, निवासी ग्राम बारुकिया, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, अपनी 12 बीघा जमीन जिसका पंजीकरण क्रमांक BK 12267/98 और ग्राम बारुकिया, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह निष्पादन करता हूँ कि मेरी मृत्यु परांत इस जमीन की इकलौती हकदार मेरी धर्मपत्नी प्रमिला चौहान होगी और इस जमीन से जुड़े सारे फैसले यही करेंगी जब तक कि ये अपनी मर्जी से इस जमीन को किसी और के नाम नहीं कर देती। कैसा चाहते थे? ठीक है ना? काका चाय। कैसी हो रही बिटिया? हम ठीक है काका। आप ठीक से सोचे है ना? हमारे 2 बेटे हैं, उनके नाम कुछ नहीं लिखा, वो चुप रहेंगे का? घर सर पे उठा लेंगे वो। हमने सब सोच समझ लिया। ये जमीन अगर इनके नाम हमने कर दी तो या तो ये से बेच खाएंगे या आपस में लड़ मरेंगे। निकम्मे कहीं के। प्रमिला, तुम जानते हो ना हमारी 2 बेटियां भी, और बेटियों को शादी विवाह के समय ये जमीन ही काम आएगी। तुम्हारे बेटों की नीयत खोटी है और वो खोटी ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। वसीयत, जमीन का बंटवारा अक्सर घरों में कलेश की वजह बन जाता है और खून के रिश्तों में भी दरार पैदा कर देता है। जो वसीयत छोड़कर जा रहा होता है उसे ये चिंता सताती रहती है कि उसके फैसले से सारे घर का भला होगा भी
या नहीं? और अक्सर जो अपने आप को वसीयत का दावेदार मानते हैं वो कई बार उसे पाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं चूकते। ये सब कहा है अम्मा? बाबूजी 12 के 12 बीघे तुम्हारे नाम कर गए। तो क्या खराबी है? सिफारिश तो हमें ना अम्मा, जमीन तो भैया और हमारे नाम होनी चाहिए। तो हम तुम्हारी अम्मा नहीं है का? सही है अम्मा, पर बापू क्या सोच रहे थे? उनके बाद तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे हम। तुम्हारे बापू ने ऐसा तो कभी नहीं कहा। जाने तो अम्मा, हम जानते नहीं है का। बाबूजी ने हमेशा ही हमें नहीं कमा सकता, तभी तो जो एक हमारा हक था वो भी हमें देकर नहीं गए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उनकी सोच गलत साबित करके दिखाओ, थोड़ा जिम्मेदारी उठाओ। और अर्जुन तुम तो शादीशुदा हो। क्या देख रही तू? डाल डाल। तनिक जिम्मेदारी दिखा। तुम्हारी दोनों बहनें रेनू और पिंकी का ब्याह भी करना है। अरे अम्मा बस बकवास सुन करो, जब देखो ताने देती रहती हो। आखिरकार जमीन हमें मिलने वाली है, पर बाबूजी ने जो किया है ना वो अन्याय है हमारे साथ। कोई अन्याय नहीं किया बेटा, आखिर खेत की सारी उपज तो इसी परिवार में आएगी और तुम ही तो परिवार हो। तुम तो बड़े और फिर राजू, तो फिर तुम काहे इतना बिगड़ रहे हो? ठीक है, धोखा किया गया हमारे साथ। बॉडी भर तो इज्जत नहीं है ना रत्ती भर भरोसा है हम पे। देखो अम्मा, हमारी इतनी सी फिक्र है ना, तो जमीन हमारे नाम कर दो, क्योंकि हमें देखभाल करनी है उसकी। हम तुम्हारे बाबूजी के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार ये जमीन तुम्हारे पास ही तो आएगी। फिर तुम दोनों अभी से इतना झगड़ा काहे कर रहे हो? आपकी बेटी रेनू पसंद है। हमें भी आपका बेटा उमेश पसंद है। पर हाँ, हमने पंडित जी से दोनों की कुंडलियां भी मिलवा ली है। जब सब कुछ सही है तो क्यों ना ब्याह जल्द से जल्द कर दे। हमें कोई एतराज नहीं है, कहो तो अभी समूह दिलवा देते हैं। जैसा आपने। अम्मा, एक तो ब्याह का इतना खर्चा, ऊपर से लाख रुपया और। देखो लड़का अच्छा है, कमाते खाते घर का है। अरे पर अम्मा तुम तो जानती हो कि चित्ता ना मिले है। अब अगर लड़की की शादी करनी है तो पैसा कहाँ से लाओगी? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना। मानो इस बार जाने देते इस रिश्ते को तो क्या होगा? ब्याह तो करना पड़ेगा ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी खर्चा और बढ़ जाएगा। तो फिर अम्मा तुम ही देख लो कहाँ से लाओगी इतना पैसा, हमें नहीं पता। सोच ले अम्मा, जरा ठीक से सोच ले। एक लाख बड़ी रकम नहीं है प्रमिला जी, मगर ब्याज ज्यादा होगा। आप तो जानती हैं आजकल बैंक के ब्याज बहुत ज्यादा है, और पैसे जमा करो तो बैंक ज्यादा ब्याज देती नहीं। हम जानते हैं किशनलाल जी, पर क्या करें, और कोई चारा भी तो ना है। इतनी पूंजी भी नहीं है कि दोनों का ब्याह करा सके। अब जवान बेटी घर में बिन ब्याही रखे तो घर की इज्जत मिट्टी में मिले। वो तो परलोक सिधार गए, अब जो भी करना है हमें करना है। हम आपका कर्जा धीरे धीरे चुका देंगे। खेत की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर आपका पैसा लौटा देंगे। ठीक है। अच्छा खर्चा किया है शादी में जीजा जी। क्या करें, बहन हमारी, करना तो पड़ेगा ना। खेती कैसे चल रही है? खेती में कमाई कहाँ है? 12 बीघा जमीन है आप दोनों भाइयों के पास, कुछ कम नहीं है। उपज नहीं तो कुछ और सोचो। अरे कहाँ सोचिए, जब जमीन है ही नहीं तो। मतलब बापू ने सारी जमीन अम्मा के नाम कर दी है, हम भाई को छोड़ा ही नहीं कुछ। चिंता मत करो भैया, जल्दी चलिए, अम्मा रस्म के लिए बुला रही है। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। अच्छा। अरे विमला बेटी, कैसी हो? प्रमिला जी हैं घर में? हाँ हाँ, आप बैठिए, हम बुलाते हैं।
कोई बात नहीं, आजकल में मुझे पैसे लेने तो आना ही था। सिर्फ चिंता की बात यह है कि और देर होती जाएगी तो ब्याज बढ़ता जाएगा। पता है किशनलाल जी, आगे चल के ऐसा ना हो कि ब्याज इतना बढ़ जाए कि आप उसे चुका ही ना पाए। आखिर यही तो मेरा व्यापार है, इसी काम से तो मेरा घर का चूल्हा चलता है। आप भरोसा रखिए किशनलाल जी, हम आपके पूरे पैसे सूद समेत लौटा देंगे। जानते हैं आपसे 2 महीने मांगे थे और 4 महीने बीत गए, फिर हम लौटा देंगे। ठीक है, आप कहती हैं तो। नमस्ते। हमने पहले ही कहा था अम्मा, तुम गलत कदम उठा रही हो। भुगतो। अरे तो दहेज में इतना देने की जरूरत क्या थी? बात करती तो थोड़ा कम ज्यादा ना हो जाता? आप काहे बोल रहे हो? तब कोई मदद काहे नहीं की? तो हमसे कुछ पूछ के तय किया था? सारे फैसले तुमने खुद ही लिए थे। कर्जा लेने का फैसला भी तुम्हारे खुद का था। तो और क्या करते हम? तुम लोग काहे कुछ नहीं करते? अरे क्या करें और? इतना बन पड़ तो अपना करते हैं ना। सब्जी डालो भाभी। विकास, विकास, चल अंदर चल, नहा ले बेटा। विकास, अले अले अले, कहाँ चले आज नहा ले पहले, नहा ले मेरे बच्चे। काका देखिए, अगर आपको सही लगता है तो जमीन का एक टुकड़ा बेच दीजिए। कितने में बिकेगा 1 बीघा? 50-60 हज़ार रुपया तो मिल ही जाएगा, और हो सकता है 75 में भी निकल जाए। कोई खरीदार होगा तो बताइएगा, आपकी नज़र में कोई है तो। इस जमीन में से 2 बीघा बेचना है। काहे की खेती होती है? चावल उगता है। चावल? ये तो जमीन बहुत बंजर है। अरे बरसात होने दीजिए, फिर देखना। अभी तो फसल काटे हम। लेकिन माता जी, 90,000 तो बहुत ज्यादा है। पर यही तो दाम चल रहा है ना। ठीक है, पर 75 से 1 पैसा कम ना होगा। नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? काय बेच रही हो 2 बीघा? हमें सूद समेत कर्जा चुकाना है, इसलिए बेच रहे हम। पर जमीन तो भैया और हमारी नाम पे है, तुम इसे बेचने का फैसला कैसे ले सकती हो? तो फिर कर्जा चुकाने के लिए पैसे ले आओ, हम नहीं बेचते। जमीन तो हम नहीं बिकने देंगे। जमीन हमारे नाम पर है अर्जुन, और हम जो कर रहे हैं ना, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। जमीन नहीं बिकेगी अम्मा, आखिर जमीन के वारिस हम हैं। हमें धमका रहा है का तू राजू? तो फिर कान खोल के सुन लो, जमीन तो नहीं बिक सकती बस, और इस बात पे कोई बहस भी नहीं। जमीन हम बिकने नहीं देंगे। तो फिर तुम दोनों सूद समेत कर्जा 2 महीने में चुका दो। किशनलाल जी को जबान दी है हमने, अगर कर्जा उतार नहीं सकते ना, तो फिर हमें 2 बीघा बेचना ही पड़ेगा। हमें अम्मा को ये सौदा करने से रोकना होगा। तो भैया कर्जा चुकाने के लिए इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? अरे जमीन हमारी है, पहले बाबू धोखा दे गए, अब अम्मा दे नहीं। आज 2 बीघा बेचिए, कल 4 बेच देंगे, धीरे धीरे पूरी जमीन हाथ से निकल जाएगी, हमारे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या करें भैया? अम्मा, तनी उनकी बात भी सुन लो, मतलब उन्हें भी जरा समझने की कोशिश तो करो। देखो बहुरिया, वो दोनों हमारी औलादे हैं, घर की जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी चाहिए। उन दोनों को जो करना था उसमें उनके बापू ने उनकी बहुत मदद की, मगर उन दोनों ने कोई भी काम कभी दिल लगा के किया नहीं, ना पढ़ाई की ना कमाई। अरे जमीन तो उनकी कमाई है, जितना हक इन बेटों का है ना, उतना ही हक रेनू और पिंकी का भी है। दोनों बेटियां भी वारिस है, हम तो सिर्फ उन्हें उनका हक दे रहे हैं। अब मेहरबानी करके ये बात अपने पति को भी समझा दो। सुनते हो, अम्मा मान ही नहीं रही, वो कल बेरलपुर जा रही है जमीन के सौदे के कागजात पूरे करने।
तुम सोते ही रहो, वहाँ जमीन हाथ से निकल जा रही है। चलो जल्दी उठ, 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 आजा। हमें अम्मा को रोकना होगा। अम्मा को? होगी हमारी अम्मा, लेकिन इस वक्त हमारी दुश्मन बनी बैठी, और दुश्मन को एक बार ढील दी तो जिंदगी भर बुलाने करनी पड़ेगी। भैया लेकिन है तो हमारी अम्मा ही। अरे अम्मा है तो हमारी फिक्र क्यों नहीं करती? हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई? अर्जुन, हम तुमसे कहे थे अम्मा, जमीन तो नहीं बिक सकती। हमने तुम्हें 2 महीने दिए, पर तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अब और कोई चारा नहीं बचा, जमीन तो बेचनी पड़ेगी। जमीन नहीं बिकेगी मतलब? जमीन नहीं बिकने देंगे। अपनी अम्मा को मारोगे? तो मर गई। जिस जमीन पर वो अपना हक समझते थे, उसके लिए 2 बेटों ने अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन क्या अब ये जमीन उनकी हो जाएगी? अपनी ही माँ का खून काहे कर दिया? उसके बाप की माँ के नाम सारी जमीन कर दी, बेटों को कुछ दिया ही नहीं। अम्मा भी तो अड़ी हुई थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी जमानत के लिए, मगर चार्जशीट दायर होने के बाद ही आपकी केस की सुनवाई होगी। विमला कैसी? ठीक है, हम उसकी खबर लेते रहते हैं। अच्छा, उसे कहना है कि वसीयत के कागज निकाल के रखे, बाहर निकलते ही जमीन अपने नाम करवानी। हम सब संभाल लेंगे। वैसे भी अब तो जमीन के असली हकदार आप और राजू ही हो। अब कोई छीन नहीं सकता जमीन हमसे। कानूनी तौर पर भी आप दोनों ही हकदार हो। हम अस्पताल निकलते हैं पिंकी, तुम बाद में आ जाना। बाबू, बाबू, ये देख तेरी छोटी बहन आई है। बाबू, बाबू। बिल्कुल शक्ल तुम पे गई। विकास बाबू, क्या हाल है? अरे डर कहाँ रहे हो? बाबू जल्दी से घर वापस आ जाएंगे, ठीक है? सुनो, नाम क्या रखना है बिटिया का? नाम ज्योति। ज्योति कैसा रहेगा? अच्छा है। क्या कहते हो राजू? अच्छा है भैया। अच्छा विमला, जमीन के कागजात संभाल कर रख दिए हैं ना? हाँ हाँ, सब अच्छे से रखा है। 1 साल हुआ रहा दोनों को जेल में। 302 लगा है पवन, खून का केस है, इतना आसानी थोड़ा छूट जाएंगे। मुकेश जी, आप ही कुछ जतन करो। देखो, कोशिश करेंगे ही, बाकी भगवान के हाथ में है। नहीं नहीं मुकेश जी, ऐसे मत कहो। 8 महीने हुए हमारी बहन को बिटिया हो। अर्जुन जीजा है हमारा, बेटी से खेलने को तरस गया है। पवन तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं, जल्दी कीजिए। भैया, ये क्या बात हुई भैया? तुम्हारी जमानत करा दी और हमका जेल में सड़ेंगे? अरे राजू, तुम परेशान काहे हो रहे हो? हैं? अब हम है ना बाहर, तुमको अंदर नहीं रहने देंगे। जरा जल्दी करो भैया, हमें भी बाहर आना है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, देखो कैसे फट से तुमको बाहर निकलवाते हैं। चलते हैं। जो गांव वाले तुम दोनों को पकड़े रहे, वो बैठे थोड़ी ना रहेंगे इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। देखना, वो उनके केस में कोई दम ही नहीं होगा।
जी ये काम जल्दी निपटाना अच्छा रहेगा। ठीक है? सही। अरे बिमला, मामा बाबूजी का मौत का प्रमाण पत्र किधर है? हाँ वो वही अलमारी में ही तो था। हाँ भाई हो जाएगा। कुल 12 बीघा जमीन है, 6 तुम्हारी और 6 राजू की। वकील साहब एक काम और करवाना है। क्या? अच्छा भाई लोग चलते हैं। अरे गोविंद। हाँ राजू बोल। हमारे काम करोगे क्या? हाँ जरा बारुकिया गांव का एक चक्कर लगाओ। वहाँ हमारा बड़ा भाई अर्जुन, उसे कह देना मिलना चाह रहे। ठीक है अब जाएंगे तो, लेकिन अब कुछ दिन बाद जाएंगे। वो क्या है ना, बड़ा दिन बाद निकलेना है यहाँ से, इसीलिए चलते हैं। पीछे वाली कैरी में पानी लगाओ फटाफट, चलो। सुनो, वो गोविंद फिर आया था। कहा था कि देवर जी को आपसे मिलना है। चले जाएंगे। जमानत नहीं होगी तो हम क्या करें? हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ। बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? खुद तो 5 महीने हो गए छूटे हुए, बाहर की हवा खाए हो। हमारे लिए तुमसे कुछ ना हो रहा। खून का मुकदमा है, कोर्ट की सुनवाई में बहुत खर्चा आता है। अरे वाह भैया वाह, क्या बात कही तुमने। तुम्हारा साला पवन पैसे वाला, तो खुद तो जमानत पे छूट गए हो तुम। भैया एक बात याद रखना, खून हम दोनों ने मिलके किया है और वो आधी जमीन हमारी है। कैसी कड़वी बातें कर रहे हो राजू? हम कोई मना किए तुमसे? मना नहीं किए तो छुड़ा दो हमें। अरे यार तुम समझते नहीं हो, हमारी रिहाई के चक्कर में सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं। पैसा भी पानी की तरह बह रहा है। तुम्हें बताओ कहाँ से लाए इतना पैसा? सोचे तुमसे बात करेंगे, पर पता नहीं भैया तुम्हारी समझ में आएगा कि नहीं आएगा। क्या बात? अगर पैसा हाथ में हो ना तो तुम्हारी जमानत होने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ तुम चाहो तो तुम्हारी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेच देते हैं, हाथ में पैसा आ जाएगा, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। अरे भाई है तुम्हारे, हम भी चाहते हैं तुम जल्दी आओ बाहर। कितनी जमीन बेचना हो भैया? ये कागज में कहाँ लिखा है कि कितना जमीन बेच रहे हो? अरे अब जितने पैसों की जरूरत होगी उतनी जमीन बेचेंगे ना, हैं? उससे एक बिलान ज्यादा नहीं बेचेंगे। जगह खाली छोड़ दीजिए। भैया भरोसा कर रहे हैं, हमें धोखा मत देना। भाई है तुम्हारे, तुमसे बेईमानी करेंगे? हैं? चलो लगाओ लगाओ लगाओ। अरे विमला, गर्मा गर्म खाना लगाओ। हैं? इतने दिनों बाद राजू वापस आया है। अच्छा राजू, पिंकी के ब्याह की बात चलाइए। वो अपने उमेश जी है ना, रेनू के पति, उनके छोटे भाई बबलू के साथ। तुमने ठीक नहीं किया। अरे काहे ठीक नहीं किया? अच्छा लड़का है, अपना उमेश जी का छोटा भाई है। तो पता, हम पिंकी के ब्याह की बात नहीं कर रहे। तुमने हमारे हिस्से की 2 बीघा जमीन हड़प ली। क्या मतलब झड़प ली? बताया नहीं था। जमानत के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी। और बेची किसको? विमला भाभी के नाम करवा दी। देखो राजू, तुम्हारी जमीन कोई खरीद नहीं रहा था, ठीक है? और जमानत के लिए पैसे की जरूरत थी, तो बिमला के भाई पवन से ले लिए थे और उसी ने जमीन खरीदी और बिमला के नाम कर दी। खूब घुमा घुमा के बात कर रहे। 12 में से 6 बीघा तुम्हारे नाम, 2 भाभी के नाम, और हमारे इससे क्या है? ये 4 बीघा। अच्छा, आपने जेल से छुड़वाया कुछ नहीं? हाँ, अब तो तुम्हारी ये चाल नहीं समझ में आई ना, लेकिन अब समझ में आ रहा है सब। तुम उन पे जो है नाप शनाप इल्जाम लगा, लेकिन याद रखो भैया,
कि हम दोनों हैं भाई भाई और रहते एक छत के नीचे, समझे? मैं तुमको बोला था ना पानी देने के लिए, सुना ही नहीं देता है। दोनों ने मिलकर अपनी माँ को जमीन बेचने से रोकने के लिए एक प्लान बनाया और अपनी माँ का खून कर दिया। लेकिन अब जाकर राजू को एहसास होने लगा था कि अर्जुन हर कदम पर उसका फायदा उठा रहा था और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा। सच कहें राजू, इस काम में मन नहीं लगता है। ठीक है ज़मीन हमारे नाम हो गई है, लेकिन उपज इतनी नहीं ज़मीन की आजकल। और तुम बांटे भी ज़मीन को ऐसा हो कि हमको भी कुछ नहीं मिलता। अरे तो हमको कौन सा ज़्यादा मिलता है? कभी कभी सोचते हैं कि सब छोड़ छाड़ के लखनऊ चले जाए, बड़ा शहर है, यहाँ से ज़्यादा कमाई होगी। पर फिर लगता है कि घरबार है, बाल बच्चे हैं, कहाँ लेके भटकते रहेंगे, काम जाने क्या होगा। तुम बोलो, क्या सोचते हो? पता नहीं। देखो, हमारी मानो तो तुम लखनऊ निकल लो। अरे तुम अभी अकेली जान हो, घर बार का बोझ नहीं है, वहाँ चले जाओगे, 4 पैसे ज़्यादा कमाओगे, यहाँ बड़े बड़े सड़ते रहोगे। हाँ? और भैया हम तो कह रहे हैं सही कर रहे हो तुम, लखनऊ में बतेरे काम हो गए, अब देखो कैसे पैसा आता है तुम्हारे पास। सोच रहे हैं रात ही निकल जाए। क्या बताएं राजू, तुम जा रहे हो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। अब अच्छे से जाओ, काम धंधा करो, पैसा वैसा कमाओ, 2 महीने बाद वापस जरूर आ जाना। पिंकी का ब्याह है और 2 महीने तक कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो घर का भागा जा रहा है। दिहाड़ी की मजबूरी होती है। और कुछ तो आता हुआ आदमी। हाँ बस गुजर रही है। ये तो अच्छा है तू निकल गया यहाँ से। अब यहाँ तो सब वैसा ही है राजू, कुछ ना बदला। देखो भाई, अब हम कब निकलते हैं यहाँ से। चलिए ये हो गया, अब इसे रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाइए और सौदा पक्का समझिए। हेलो, हाँ बोलो गोविंद। अरे कुछ ठीक नहीं है, तू सुनेगा तो तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हो गया? अरे तुम्हारा भैया है ना, तुम्हारे हिस्से की जमीन बेच दी उसने। अरे बात सुन मेरी। अरे बात सुनने को बचा क्या भैया, धोखा दिया तुम हमें। अच्छा, तुम्हारी जमीन परी परी सड़ रही थी, इसलिए बेच दी तुम्हारे भले के लिए, और तुम्हें बताने वाले थे। अच्छा, एक तो हमारे पीछे से हमारी जमीन बेच दी, 2 महीने हो गए इस बात को, 2 महीने को कब बताने वाले थे? भैया देखो, इस जमीन के लिए हम अपनी माँ से लड़ गए थे और तुमने हमारी जमीन हमसे पूछे बिना बेच कैसे दी? अरे राजू, अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है, इसलिए नहीं बताया। फिर झूठ, अब तक तो हमारा हिस्सा हजम कर गए होगे तुम। हजम कर गए, हजम कर गए। ये ले, ये सौदे के शगुन के पैसे हैं, ठीक है? जब से मिले यहीं पड़े हैं, हाथ नहीं लगाया हमने।
अरे पूरा पैसा नहीं है, पूरा पैसा आना बाकी है, जब आएगा तुमको दे देंगे। कितना है? 50,000 है। 50,000? कितने का बेचे हो हमारा जमीन? 50,000 बीघा। 6 साल पहले जब मम्मा बेच रही थी तब तो 75,000 बीघा मिल रहा था। भैया तुम कहना चाह रहे 6 साल में कीमत बढ़ने की जगह घट गई है। राजू तुम्हारी जमीन बंजर थी, कुछ लाभ था वहाँ पे, जितने मिले बहुत है। जमीन ना आजकल मिट्टी के भाव बिक रही है। मिट्टी के भाव नहीं बिक रही है भैया, कि तुम डाल रहे हो हम पे हमारा पैसा बटोर के। क्यों ना लगा रहे हो भाई भाई करके हमें, लेकिन हमें होने नहीं देंगे, याद रखना। तुझे अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं है? अरे हटाओ अपना सगा सौतेला। और एक बात याद रखना भैया, चोर हो तुम चोर। अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिला 75,000 रुपया बीघा के हिसाब से, किसी को जमीन पे कदम नहीं रखने देंगे, हम बता रहे हैं। राजू राजू सुन तो मेरी बात सुन। भाई जमीन का ये भाव चल रहा है, बहुत धोखा खा लिया भैया, बहुत नहीं। आखिरी बार कह रहे हैं हमें हमारा पूरा पैसा दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे राजू तुम समझते नहीं हो, जिनको जमीन बेचे हैं ना उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है बकाया देने के लिए। जैसे हमारे हाथ में पैसे आएंगे ना तुम्हारे हाथ में रख देंगे। और सोचो इतने पैसे से क्या कुछ नहीं कर पाओगे। 5 साल तक घिसाई करोगे ना तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, समझे? और बैंक में रख दोगे तो जिंदगी भर ब्याज खाओगे। अब बैठो। और तुमको काहे लगता है कि हम तुमको धोखा दे रहे हैं? सगे भाई है ना तुम्हारे। भैया 2 महीना हो गया, पैसे का कुछ हुआ? अभी तक पूरा पैसा मिला नहीं है राजू। हाँ, जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक जमीन पर हाथ नहीं रखने देंगे, तुम चिंता मत करना। भैया क्या हुआ और कितना इंतजार करें? अरे भैया हम भी तो वही कर रहे हैं, मगर पैसा आएगा जरूर, इस बात का विश्वास कर सकते हो। अरे अपने पैसा ऐसे ही जाने देंगे क्या? क्या हुआ, पैसा नहीं है क्या? कहता और इंतजार करो। मनीष तुम हमारे साथ गाँव चलोगे? हाँ चल सकते हैं, और क्या काम है? विकास ये क्या कर रहे हो तुम लोग, दिखाई नहीं दे रहा है? लगाएंगे तुमको एक थप्पड़, चलो उठा के रखो। हाँ ये राजू भैया अरे प्रणाम। पिंकी तुम यहाँ? हाँ परसों ही आए हैं, हफ्ते भर के लिए। अच्छा बढ़िया किया, बहुत दिन हो गए थे। ये हमारा दोस्त है। नमस्ते, आइए अंदर। जब से राजू आया है हम दोनों साथ मिलकर मजदूरी करते हैं। भाई अच्छा है कि शहर में उसका तुम जैसा दोस्त है। राजू तुम भी शादी ब्याह का सोचो। जमीन देख रहे हो जहाँ बाढ़ लगी है वो हमारी। तुम्हारे भैया ने अपनी जमीन वैसे की वैसे रखी है और तुम्हारी बेच दी।
घर में तो कोई नहीं है, मगर किसी ने अलमारी लूटी है। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई राजू, उसका दोस्त और उसकी छोटी बहन पिंकी तो यहीं थे। कल रात भी यहीं थे? जी हाँ साहब, हमने कल रात को उन सबको यहीं देखा था। साहब, इस आदमी ने उन तीनों को देखा, राजू, पिंकी और राजू का दोस्त, तीनों को। हाँ साहब, मैं सुबह सुबह उन तीनों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके आया हूँ। कितने बजे? 6:30 बजे। साहब, राजू सुबह सुबह हमारे घर पे आया और हमको नींद से उठा करके ले गया। सर, अभी 8:15 बजे और अगली ट्रेन 9 बजे की है। चलो स्टेशन चलते हैं, और तुम भी हमारे साथ आओ, उन्हें पहचानने में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। चलो। बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है क्या? अरे हमें आने में देरी हो गई, सुबह 6:45 की एक ट्रेन और थी। सर, ज़मीन के कागजात पर अर्जुन चौहान और विमला चौहान का नाम लिखा है और पासबुक पे भी उन्हीं का नाम है। और सर, ये राजू 2007 में अपनी ही माँ के खून के केस में पकड़ा गया था और उस खून में उसका साथ दिया था उसके बड़े भाई अर्जुन ने। साफ है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। भाई ने धोखा दिया, जिसके चलते तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला। क्यों किया ऐसा? बोल। उसने धोखा दिया था हमें, हमारी जमीन बेच दी, हमसे पूछा तक नहीं। सारा का सारा पैसा भी हड़प गया था वो। मनीष, तुम हमारे साथ गाँव चलोगे? हाँ चल सकते हैं, पर क्या काम है? उसने हमें धोखा दिया मनीष। इस जमीन के लिए हमने अपनी सगी माँ को मार डाला ताकि जमीन हमारे नाम हो जाए, और उसने हमें जेल में सड़ाया। हमारे हिस्से के 6 बीघे में से 2 बीघे ले लिए। हम यहाँ पे कमर तोड़ के मेहनत कर रहे हैं और उसने हमारी बाकी की बची ज़मीन भी बेच दी, पैसा भी खा लिया। फ़ोन करते हैं तो कहते हैं इंतजार करें, हम उसको मार के उसके हिस्से का 8 बीघे ज़मीन बेच देंगे। 1 लाख रुपये का। राजू कैसे करे? तेरी बहन यहाँ पे सोई हुई है। मुझे क्या पता, यहीं पे होगी, तो इंतज़ार करते हैं। मनीष, आज रात काम करना। कैसे? तेरी बहन जा रही है क्या? अरे हमेशा ही हमसे झूठ बोलता रहा पिंकी। पहले कहता था कि ज़मीन हम दोनों की है, लेकिन जब जेल से निकला ना, सब सोच समझ के निकला था। झूठ पे झूठ बोलता रहा। पहले टुकड़ा टुकड़ा करके हमारी ज़मीन बेच दी और बाद में सारी बेच खाई। लेकिन भैया, हम ये काम में आपका मदद नहीं कर सकते हैं। 8 बीघा ज़मीन है, 8 बीघा। हमें हमारा सिर्फ 5 बीघा चाहिए, बाकी का 3 बीघा तुम रख लेना। हमें हमारे 1 बीघे के पैसे मिल चुके हैं और मनीष को भी हम अपने हिस्से से दे देंगे। क्योंकि पिंकी, अगर ईमानदारी से हमारे में बंटवारा होता ज़मीन का, तो रीनू को, तुमको, अर्जुन को, मुझको 3-3 बीघे मिलते कि नहीं मिलते ना? तुम सोचिए, तुम्हारा वही 3 बीघा है। 3 बीघा ज़मीन कम नहीं है तो किसके हिस्से आएगी वो जमीन?
हमारे 2 बेटे हैं, उनके नाम कुछ नहीं लिखा। वो चुप रहेंगे का? घर सर पे उठा लेंगे वो। ये जमीन अगर इनके नाम हमने कर दी तो या तो ये सब बेच खाएंगे या आपस में लड़ मरेंगे। निकम्मे कहीं के। तुम्हारे बेटों की नीयत खोटी है और वो खोटी रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। राजू, पिंकी और मनीष को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए हिरासत में लिया गया है। केस की चार्जशीट दर्ज हो चुकी है। कुछ महीनों बाद पता चला कि बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जुर्म करने के समय मनीष नाबालिग था। वो इस वक्त जमानत पर रिहा है। अपनी मां प्रमिला के खून के केस में राजू को सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्योंकि उस मर्डर केस में राजू के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आगे ही नहीं आया था। अर्जुन और उसके परिवार के खून का केस अब तक अदालत में नहीं आया और इस वक्त पिंकी और राजू न्यायिक हिरासत में। आखिर में दोनों भाइयों में से किसी को भी क्या मिला और जो कुछ विरासत में मिला था उसमें भी उन दोनों ने क्या बढ़ोतरी करी? अपने अपने हिस्से की जमीन पाने के लिए उन दोनों ने कितनी जाने दी? आमतौर पर जो व्यक्ति अपनी विरासत छोड़ जाता है वो अपने वारिसों का भला ही चाहता है, लेकिन अगर विरासत का बंटवारा सही भी हो तो भी कई बार खून बहता है, उन वारिसों का ही खून। हर एक वारिस अपने ही फायदे को देखता है ताकि उसे ही सबसे ज्यादा मिले। हर एक वारिस जमीन जायदाद के साथ साथ रिश्तों के भी टुकड़े करने पर आमादा हो जाता है, बजाय इसके कि वो शांति और भाईचारे से अपनी विरासत को संभाले। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें उस पुरानी कहावत को जो हम सब ने बचपन से सुनी है, लालच बुरी बला है। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।